मैं हूं सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम। मेरा पदस्थापन है निदेशालय तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर में। वर्ष 2018 से जनवरी 18 से मैं टेक्निकल एजुकेशन या तकनीकी शिक्षा में पदस्थापित हूँ। एज ए लेखाकार या अकाउंटेंट, या आप कहें अब नया पदनाम हो गया सहायक लेखाधिकारी ग्रेड सेकंड, उस पे पदस्थापित हुआ था और मेरा प्रमोशन भी यहीं हुआ। और अभी 15 तारीख को मेरे एज ए सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम पे पदस्थापन के आदेश हुए हैं, और वो मेरे आदेश हुए हैं कॉमर्शियल टैक्सेस में, कॉमर्शियल टैक्सेस जोधपुर में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मीनवाइल बिल्कुल बिल्कुल आपको मिठाई खिलाऊंगा मैं। आज मैं थोड़ा जल्दी में था, वरना मैं लेके आता आप लोगों के लिए। हाँ, कॉमर्शियल टैक्सेस में WO फर्स्ट की पोस्ट है वहाँ पर। बेसिकली क्या है, राज्य सरकार में जब पद मिलता है ना तभी से होता है। बाकी तो राज्य सरकार ने एक नई प्रक्रिया चालू करी है, पहले ऐसी नहीं थी, कि जिस पद पे कोई कार्मिक कार्यरत है उसी को अस्थायी रूप से क्रमोन्नत कर देती है राज्य सरकार, और फिर उनको कहती है वहीं ज्वाइन कर लीजिए। अब मैं पोस्ट तो थी मेरी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय की, सेकंड की, जिसे लेखाकार कहते हैं। हाँ, WO सेकंड की थी, और मेरे को प्रमोट करके मेरा पद अस्थायी रूप से क्रमोन्नत कर दिया कि भाई अब पोस्टिंग तो देनी नहीं है, जब देंगे तब देंगे। तो मीनवाइल आपको गिल्टी फील नहीं हो कि आप WO फर्स्ट नहीं बने हो, तो वहीं पर ही उसी पद को अस्थायी रूप से क्रमोन्नत करते हुए वहीं पदस्थापन कर दिया जाता है। तो ये राज्य सरकार की कार्य व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला है। और अभी भी मेरे कई सहकर्मी हैं जो WO सेकंड है, जिनका प्रमोशन भी हो गया, लेकिन वो अभी भी अकाउंटेंट की पद पर ही लगे हुए हैं। मेरा चूँकि थोड़ा बहुत एफर्ट किया था पदस्थापन के लिए, आदेश जारी हो गए, तब ज्वाइन करूँगा। मीनवाइल इन्होंने, कपिल जी ने कहा कि भाई क्लास लेनी है IFMS की, तो मैंने कहा चलिए। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं मृतक राज्य कर्मचारी आश्रित में लगा हुआ हूं नौकरी। कंपटीशन फाइट करके तो नहीं लगा। मेरे पिताजी लेखाकार थे, उनके देहांत के उपरांत मुझे नौकरी दी गई थी। और जब राज्य सरकार मृतक राज्य कर्मचारी जो होते थे उनके कैडर के न्यूनतम पद जो होता है उस पे पहले पदस्थापन दिया जाता था। ये व्यवस्था रही अगस्त 1995 तक। उसके बाद में राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया कि सभी को LDC लगाएंगे। उससे पूर्व, LDC लगाने से पूर्व 1995 में, जैसे कोई एक कैडर का व्यक्ति, कोई कर्मचारी है जिनकी मृत्यु हो गई, देहावसान हो गया, तो उस कैडर का सबसे छोटा पद, जैसे इंजीनियर है, कोई सपोज कीजिए एक्सियन है, ठीक है, तो उस एक्सपायर हो गए, तो उनके पुत्र को JN, यदि वो उसकी क्वालिफिकेशन जिसे कहते हैं वो रखता है, तो उसको JN के पद पर नौकरी दी जा सकती है। ऐसा पहले संभव था 1995 से पहले। तो मुझे कनिष्ठ लेखाकार का पद मिला था, और 1995 से 2009 तक मैंने करीब 14 वर्ष ट्रेजरी रूरल जोधपुर में सर्विस की। तो एक अकाउंट पर्सन तो हम थे ही, दूसरा कोषालय में काम करने का अनुभव मिला। और राज्य सरकार ने, आप जिसे आज IFMS के नाम से जानते हैं, इसकी नींव भी 1 अप्रैल 1996 को रखी थी, जिसे आप आज या भी 2012 से देख रहे हैं। पे मैनेजर लागू हुआ और IFMS हुआ, इसकी नींव रखी गई थी 1 अप्रैल 1996 से, और इम्प्लीमेंट करते करते 2012 आ गया। इतना राज्य सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ता है, और जो नियम पहले ऑफलाइन के थे उनको सिस्टम पे लेके आना,
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके आना। तो रूल्स में भी चेंज हुए, उनकी व्यवस्था भी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना, मैन पावर को उन्होंने ट्रेन भी किया, कुछ नई पोस्टें भी क्रिएट हुई और उसके उपरांत जो है ये सिस्टम लागू हो सका। तो 1994 और 5 के अंदर राज्य सरकार ने पे एंड अकाउंट सिस्टम राजस्थान राज्य में लागू करने का निर्णय लिया। पे एंड अकाउंट सिस्टम जो है वह केंद्र सरकार में लागू है, केरला में लागू है, कर्नाटका में लागू है, आंध्रा में लागू है। तब आप लोग में से कोई पुराना नहीं होगा शायद, आज जो आप ये बिल के आउटर इनर और देखते हैं जो ऑटो प्रोसेस से सैलरी प्रोसेस हो जाती है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले सैलरी बिल GA 76 फॉर्मेट है उसमें बनता था और बाबू लोग मैनुअली तैयार करते थे। और वो सैलरी बिल तैयार करने से पहले GF&R आपने पढ़ी भी होगी, आपकी शायद होगा क्लासेस वगैरह यहाँ पर, तो उसमें भी विस्तृत सैलरी बिल बनाने का सारे नियम कानून कायदे दे रखे हैं। तो उसमें पहले पे पोस्टिंग रजिस्टर हुआ करता था। एक आप लोगों ने देखा होगा या नहीं भी देखा हो, एक पे पोस्टिंग रजिस्टर हुआ करता था जिसमें जैसे कोई कार्मिक नया आया है तो उसमें सबसे पहले कार्मिक का इंदिराज उसी रजिस्टर में हुआ करता था। कोई कार्मिक चला जाता था तो उसमें से उसका नाम काट दिया जाता था। उस पे पोस्टिंग रजिस्टर में उस कार्मिक को कितनी पे मिलनी चाहिए, नेट और ग्रॉस, उसका निर्धारण किया हुआ होता था। यानी आप लोग अभी देखते हैं पे स्लिप के अंदर बेसिक पे है, DA है, HRA है, CCA है यदि दे है तो, और दूसरे कोई अलाउंसेज हैं, तो वो सारे उस पे पोस्टिंग रजिस्टर में बेसिक पे के बाद में एंट्री होती थी और ग्रॉस सैलरी डिफाइन की जाती थी। उसके बाद में उस कार्मिक के कटौतियाँ या डिडक्शन, जैसे GPF है, स्टेट इंश्योरेंस है, NPS है, पहले RPMF हुआ करता था, अब RGHS जो है ना RPMF के नाम से उसको कर दिया गया। और भी किसी ने लोन ले रखा है, हाउस बिल्डिंग लोन गवर्नमेंट से ले रखा है, व्हीकल लोन ले रखा है, पहले फेस्टिवल लोन हुआ करते थे, फूड ग्रेन लोन हुआ करते थे। आप में से किसी को पता है राज्य सरकार फेस्टिवल लोन देती थी। और चूंकि वैसे कहा जाता है कि राज्य कर्मचारी बेचारा गरीब होता है, अब थोड़ी तनख्वाह ठीक हो गई तो राज्य सरकार उनको गेहूं डालने के लिए फूड ग्रेन एडवांस भी दिया करती थी, साइकिल। फिर ट्रेजरी उसको एज ए टोकन नंबर ही अपना प्रोसेस में लेती थी। ट्रेजरी DDO को नहीं जानती थी, ट्रेजरी टोकन नंबर से काम में लेती थी। फिर वो बिल क्लर्क के पास जाता, बिल पासिंग जो है अथॉरिटी है, आइदर वो जूनियर अकाउंटेंट हो, अकाउंट पर्सन हो, जो भी होता था, जिसे TO ये जिम्मेदारी प्रदान करते थे ऑडिटर की, वो बिल को जांच करते थे, पारित करते थे, फिर लेखाकार पारित करता था, फिर कोषाधिकारी पारित करता था। और उसके उपरांत पारित शुदा विपत्र वो जो साइकिल सवार है वो पुनः आहरण वितरण अधिकारी तक लेके आता था। फिर आहरण वितरण अधिकारी उसे पे डिस्चार्ज करते थे, ठीक है ना। पे डिस्चार्ज करने के बाद में एक अथॉरिटी बना करके बैंक से रोकड़ राशि आहरित की जाती थी और रोकड़ ही कार्मिकों को भुगतान किया जाता था। और उस भुगतान के लिए एक्विटेंस रोल जिसे कहा जाता है वो लेते थे, रेवेन्यू स्टाम्प लगता था और रिसीव्ड करके और कार्मिक को राशि दी जाती थी और उसका हिसाब किताब आहरण वितरण अधिकारी या किसी भी कार्यालय में बिल क्लर्क जो एस्टेब्लिशमेंट या जो संस्थापन डील करते हैं वो रखते थे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई कि यही सारी प्रक्रिया IFMS पे सरकार, राज्य सरकार ने एज इट इज़ लागू करी है। इस प्रक्रिया में IFMS का, हाँ मैं अभी आपको बताता हूँ, IFMS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे ये बहुत बड़ा विषय है, मैं 7 दिन तक आपको लगातार बिना रुके
IFMS समझा सकता हूँ, फिर भी जगह समय कम पड़ेगा, लेकिन मुझे 1.5-2 घंटे जो भी दिए गए हैं मैं कोशिश करूँगा। हाँ, तो ये प्रक्रिया तो थी आहरण की। इसी प्रकार राज्य सरकार के कार्यालय विशेष जो राज्य सरकार के लिए राजस्व पैदा करते हैं, जिनका कार्य है राजस्व जनरेट करना, रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसे कार्यालय कौन कौन से हैं? माइनिंग है, ठीक है ना, सही बताया, RTO है, तहसील इसलिए है कि जैसे वो रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं, या कुछ भी गोड़ी वगैरह जो ये लेते हैं, है ना, हाँ, काश्तकारी वगैरह जो लेते हैं या कुछ ऐसा है इनका, आबकारी है, ये सारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। तो जो राजस्व जनरेट करते हैं, तो राजस्व कैसे जमा होगा? पहला प्रश्न ये होगा कि राजस्व राज्य सरकार के पास कैसे पहुंचेगा? राज्य सरकार कैश लेने तो किसी को बेचती नहीं, लेकिन पहले कैश लिया जाता था। आपने एक रिसीट G15 जो सुना होगा, एक रिसीट है जो जमा करने पे, जैसे आप लोग शिक्षण शुल्क जमा करते हैं ना आपके कॉलेजों में, यदि कैश जमा करने की व्यवस्था हो तो आपको वो रिसीट काट के देनी पड़ती है ना। तो ठीक इसी तरह ये सारे कार्यालय रिसीट कैश भी जमा करते थे, और उस कैश को चालान के द्वारा, एक चालान शब्द है, उस चालान के द्वारा बैंक में जमा करवाया जाता था। और वो बैंक कोई भी ना हो करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, इन 2 बैंकों को राज्य सरकार ने महालेखाकार के मार्फत से एजेंसी बैंक नियुक्त किया हुआ था। बैंक और राज्य सरकार के बीच में MOU हुआ था कि हम, बैंक ने ये हस्ताक्षर किए थे कि मैं राज्य सरकार के ब्याज पे कैश लूंगी, प्रति ट्रांजैक्शन हम इतना पैसा हम कमीशन रखेंगे, और शेष सारी राशि को सकुशल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नागपुर ब्रांच में संधारित किए जा रहे राज्य सरकार के बैंक खाते में जमा कराएंगे। बीच में से हटाया। आज की तारीख में यानी 1 अप्रैल 2018 से ये सारा काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने हाथ में ले लिया। अब कोई एजेंसी बैंक नहीं है, पेमेंट अथॉरिटीज है, जो होता है ट्रेजरी ऑफिसर, जिनको ट्रेजरी मैनुअल या कोषागार नियमावली 2012 के अंतर्गत उनको ये अधिकार प्रदान किए गए हैं कि वह उनके समक्ष प्रस्तुत हुए विभिन्न प्रकार के आहरण विपत्रों को नियमानुसार होने पर पारित कर उनके भुगतान की अधिकृति जारी करेंगे। जैसा पहले वो करते थे एजेंसी बैंकों के लिए, अब वो करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। अब चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी कोषाधिकारियों को नहीं जानती, तो एक नोडल बैंक बीच में बनाया गया। वो नोडल बैंक सेक्रेटरीट ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, जो अब मर्ज हो गया SBI के अंदर। उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी नोडल एजेंसी बैंक निर्धारित किया, और कोषाधिकारियों के सारे ट्रांजैक्शन जितने भी वो भुगतान के लिए जारी करते हैं वो वहीं जाते हैं। फिर वित्त विभाग द्वारा वर्तमान में यह व्यवस्था कर दी गई कि वित्त विभाग भी उनकी जांच करता है, और सही होने पर ऐसे ट्रांजैक्शंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सीधे ही भेज दिए जाते हैं। तो आप लोगों में किसी ने यदि पेमेंट सर्टिफिकेट देखा हो पे मैनेजर के अंदर कि भाई पेमेंट हुआ नहीं हुआ, तो एक करीब 28 कैरेक्टर का या डिजिट का एक फाइल नेम दिखाई देता है वहाँ पर, जिसका पहला शब्द ही शुरू RBI से होता है। या आपके अभी कभी आपने पेमेंट की पासबुक देखी हो आपके अकाउंट की, तो उसमें भी देखिएगा आप TRG या RBI नाम से अथॉरिटी एक नंबर आते हैं। कई बार TRG के नाम से, TRI के नाम से या RBI के नाम से जारी होते हैं वो। तो ये अलग अलग कोडिंग है, उस कोडिंग को RBI जानता है, आपका पेमेंट आपके खाते में डालने वाला बैंक जानता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो पहले हाथ से हुआ करती थी वो सारी अब ऑनलाइन हो गई।
तो मैंने आपको ये बताया कि पेमेंट एग्जीक्यूट होता है बिलों के मार्फत से, रेवेन्यू जमा होती है चालान के मार्फत से। तो चालान पहले अलग अलग आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा, कुछ निजी फर्मों द्वारा, निजी व्यक्तियों द्वारा बैंकों में जमा करवाए जाते थे और वो राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेज जाती थी। अब यही काम एक IFMS का मॉड्यूल है ई-ग्रास, उसके मार्फत से एग्जीक्यूट करने के लिए आम जनता को या आहरण वितरण अधिकारी को उपलब्ध करवा दिया गया है। ई-ग्रास, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसीप्ट सिस्टम, सॉरी रेवेन्यू नहीं, रिसीप्ट सिस्टम, EGRAS, चालान से पैसा गवर्नमेंट में जमा होता है। अब राज्य सरकार का केवल पैसा जमा होना और वही पैसा आपके लिए उपलब्ध हो जाए ऐसा नहीं है। जैसा हम लोग ले जाते हैं, आप लोग भी हैं, चूंकि पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान लोग हैं, तो बजट भी बनाते होंगे। जो पैसा आप सैलरी आपके अकाउंट में आती है, जो भी पैसा आपकी इनकम है, उसका बजट बनाते होंगे। बजट के बिना तो अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर को छोड़ के कोई अनावश्यक खर्चा तो होता नहीं है ना। ये आम धारणा है, मानव स्वभाव है, और अकाउंटिंग की परिभाषा भी यही है। तो ठीक इसी तरह राज्य सरकार का भी लेखा होता है कि कितनी आय हुई, कितना उसके आय के विरुद्ध कितना राज्य सरकार खर्च करेगी जन उपयोगी योजनाओं में, जन साधारण के हितार्थ, ईज ऑफ लाइफ के लिए फॉर जनरल पीपल, वो कितना खर्च करेगी, कैसे करेगी, इन सब के लिए वह बजट तैयार करती है। और बजट तैयार करने के लिए राजस्थान सरकार के अंदर एक वित्त विभाग कार्यरत है। वित्त विभाग के अंतर्गत अलग अलग अनुभाग हैं। उसका वेज एंड मीन का अनुभाग है, बजट का अनुभाग है। वेज एंड मीन आवागमन को नियंत्रित करता है, बजट आय को देखता है और उसके विरुद्ध कितना खर्च किया जाना है उसका संधारण करता है। तो ये सारा कार्य पहले मैनुअल किया जाता था, हाथ से किया जाता था। इसकी प्रक्रिया यह रहा करती थी कि राज्य सरकार प्रत्येक वित्त वर्ष की पूर्व फरवरी या मार्च माह में अपना राज्य का बजट जारी करते हैं। वो उनके वित्त मंत्री करते थे। वित्त मंत्री बजट जारी करते, उसके उपरांत ही राज्य सरकार द्वारा एक बजट बुक जारी कर दी जाती है। इस बजट को किस कार्यालय को कितना बजट दिया गया उसमें बिल्कुल उल्लेख होता है। ये मैं आपको सभी ऑनलाइन अभी दिखाऊंगा कि किस कार्यालय को, कार्यालय से पहले वह कार्यालय किस विभाग के अंतर्गत है, वह विभाग राज्य सरकार के किस सचिवालय के अंतर्गत आता है, कौन से सचिव हैं या कौन से नियंत्रण या प्रशासनिक विभाग है, और वह प्रशासनिक विभाग सीधे सीधे उत्तरदायी होता है वित्त विभाग के। अर्थात बजट पहले प्रशासनिक विभाग को, प्रशासनिक विभाग से नियंत्रण अधिकारी को, जो कि विभागाध्यक्ष होता है उस विभाग का, और विभागाध्यक्ष से विभाग के अंतर्गत जितने भी आहरण वितरण अधिकारी या कार्यालय है उनको आवंटित किया जाता है खर्च करने के लिए बजट। ठीक इसी प्रकार उसी बजट में यह उल्लेख भी होता है कि कौन से विभाग से कितनी आय आनी है, तो उसके भी टारगेट उसी विभागाध्यक्ष को दिए जाते हैं। विभागाध्यक्ष वही अपने लक्ष्य जो है, भौतिक लक्ष्य, वो अधीनस्थ कार्यालयों को देता है कि आप इतनी आय का उत्पादन करेंगे। आप सोचिए कौन सी योजना है जो केंद्र सरकार की है और आपके कॉलेजों में चलती है। कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पॉलिटेक्निक, और भी है समाज कल्याण की। छात्रवृत्ति जो है वो राज्य सरकार की भी है और सेंट्रल का पैसा भी आता है। तो अब चूंकि केंद्र पैसा देता है तो केंद्र कहता है हम उस चीज़ का नियंत्रण करेंगे। आपको ध्यान हो तो पहले भी ये कोई बात सभी लोग अच्छे से जानकार होंगे
कि 1 रुपया केंद्र सरकार जारी करती है, देख लिए, नहीं 35 ज़्यादा बोल रहे हो, 10 पैसे ही कहा था राजीव गांधी। तो ये लीकेज को रोकने के लिए ये IFMS लागू किया गया। ये एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दे दूं। फिर भी लीकेज है, ऐसा नहीं है कि लीकेज रुक गया, लेकिन लीकेज बहुत कम हो गया। अब DBT एक शब्द काम में आया, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि सभी के घरों में गैस कनेक्शन था तो सब्सिडी आई थी, वो DBT के मार्फत ही आती थी। तो प्रत्येक हम भी लाभार्थी थे, ऐसा नहीं है अगर हमने नहीं छोड़ी, कई लोगों ने सब्सिडी छोड़ भी दी थी। तो इन सभी प्रक्रिया को ऑनलाइन यानी रियल टाइम बेसिस पर संपादित करने के लिए इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया। यह लागू किया गया, मैंने आपको बताया शुरुआत कब से हुई। उसके बाद 1 मई 1996 से कोषालय में चालान को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एंट्री करने का काम शुरू किया गया। और मैं इसलिए अच्छे से बता सकता हूं कि तब मैं रूरल ट्रेजरी कोषालय ग्रामीण जोधपुर में पदस्थापित था, और ये सौभाग्य था कि मैं एक कंप्यूटर प्रोग्रामर हूं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैं मृतक आश्रित कर्मचारी में लगा हूं, मैं कंपटीशन फाइट करके नहीं आया, मैं उससे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर था, तो मैं कंप्यूटर का जानकार था। तो मैं एक अच्छी कड़ी बना NIC के और राज्य सरकार की नियमावली के बीच में। तो NIC ने मुझे अवसर दिया कि मैं उनको ये बताऊं कि कार्य प्रणाली कैसे चलती है राज्य सरकार की, कैसे ट्रांजैक्शन होता है, कहाँ कहाँ किन किन रजिस्टर्स में इंदराज होता है, कैसे महालेखाकार तक जाता है, महालेखाकार की क्या ड्यूटी है, फिर वो कैसे फाइनेंस तक भी जाता है। तो वो सारी चीज़ें हमने बैठ के सॉर्ट आउट की और वो सॉफ्टवेयर बनाया NIC ने। और अन्य हम जैसे जो कार्मिक हैं वो आप लोगों के कार्यालयों से प्राप्त बजट को कंपाइल करते हैं। यदि आपको ध्यान हो तो सितंबर में आप में से कुछ लोग लेके भी आए होंगे बजट, है ना। तो बजट तैयार होता है कार्यालय विशेष के अंतर्गत, वो तैयार करते हैं, अपनी प्लानिंग बनाते हैं, कितना खर्च होगा, कितने कार्मिक हमारे यहाँ लगे हुए हैं, ऑफिस चलाने के लिए कितना एक्सपेंडिचर की आवश्यकता होगी, कितनी राशि की आवश्यकता होगी, वो सारा आप लोग तैयार करके बजट नियंत्रण अधिकारी के पास लाते हैं। बजट नियंत्रण अधिकारी उस सभी बजट जो विभिन्न अपने अधीनस्थ कार्यालयों से आया है उसको कंपाइल करके एकजुट करके और औचित्य के सहित वित्त विभाग के एक्सपेंडिचर डिवीजन को प्रस्तुत करते हैं। खर्च वाले डिवीजन को हम लोग प्रस्तुत करते हैं। वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि आप इतना खर्च कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, औचित्यपूर्ण है या नहीं। वहाँ IAS बैठते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, वे उस बात का आकलन करते हैं कि विभाग चलाने के लिए आप क्या खर्च लेके आए हैं, कितनी आय लेके आए हैं, क्या वो औचित्यपूर्ण है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कोई व्यक्ति विशेष या कोई कार्यालय विशेष के अधिकारी निजी स्वार्थों से राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने की हैसियत से तो ये कार्य कोई ऐसा एक्सपेंडिचर तो नहीं हो रहा, या नेग्लिजेंसी है ना, उसकी वजह से भी ऐसा नहीं हो रहा। तो वो निर्धारित करके और फिर निदेशक महोदय, वो IAS महोदय और हम लोग सभी बैठ के उनसे डिस्कस करते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना आपने बजट नहीं दिया, बजट देना इतना आसान नहीं है, बजट मांगना पड़ता है। वहां हम अपने आप को भिखारी की हैसियत में रख के जाते हैं, क्योंकि अधीनस्थ कार्यालयों की बिना औचित्य की मांगों को समझे आप। अब वो तो लेके आ गए बजट, हमने कंपाइल भी करना है, इसमें कई तरह की चीजें होती है।
फिर वहाँ जब मांगते हैं तो वो क्वेश्चन करते हैं, जवाब कौन देता है? IFMS वाले देंगे। आपके कार्यालय में भी यदि कोई सहायक लेखाधिकारी द्वितीय पदस्थापित हो तो आप उसी को कहेंगे ना। आहार वितरण अधिकारी खुद तो करेंगे नहीं, वो तो कर भी नहीं सकते, वो तो मना करते साहब हमें तो पता ही नहीं। खर्च वो जरूर करते हैं क्योंकि CDTP आप सभी को पता है, क्योंकि CDTP में बजट आता है, शिविर हो नहीं हो वो आपकी लुकआउट है, लेकिन खर्चा तो मिलता है। और मुझे अच्छे तरीके से मालूम है खर्चा कैसे मिलता है। और इस बार जब पूल बजट लागू हुआ तो आप लोगों में से प्लान के हेड में कौन कौन लोग लगे हुए हैं जो 105.02 में जिनकी सैलरी रुक गई इस महीने की? देखा ये क्यों रुकी? आप लोगों की वजह से ही रुकी। इसका मिसयूज करने वाले आप लोग ही हैं। तो ये देखिए, ये ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक नहीं है, बेसिकली आप लोगों को हकीकत समझाई गई है। और हमारे द्वारा मैंने तो कोई 4-5 चिट्ठियां लिखी थी कि बिना मांग के राशि आहरित नहीं करें, वरना आप लोगों में से किसी को यह भी पता होगा कि लेखाकर्मी कैसे होते हैं, है कि नहीं? हमसे ज़्यादा नियम, ठीक है ना? तो हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने बंसल साहब को कहा भी था, मैंने कहा साहब मैं तो चला जाऊंगा, मुझे तो वैसे भी यहाँ से ट्रांसफ़र लेना, प्रमोशन हो गया, पर ये स्थिति विकट है, खराब है। किसी 1 या 2 या 3 व्यक्ति विशेष या कार्यालय विशेष की वजह से बाकी शेष रहे कार्मिकों को वेतन भुगतान नहीं कर पाना शर्मनाक स्थिति है। ना ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए। तो मैं आप सबको पहली बार देख रहा हूँ, बजट में ही देता हूँ। नॉर्थ सीट अगर मैं नहीं यस करूँ तो नाडोला जी भी नहीं दे सकते। और मैं मेरे लिए आप सभी समान है भाई, मेरे लिए कोई विशेष थोड़ी है आप लोग, और मेरे लिए अति विशिष्ट है आप लोग भाई। व्यक्ति विशेष से मेरा लगाव नहीं है, नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है आप लोगों की अवधारणा है। ये तो पूल तो अभी शुरू हुआ, पूल तो अभी शुरू हुआ, लागू ही 2021 में हुआ है। 1/4/2021 से ही तो लागू हुआ है, बाकी पूल कहाँ था? पहले तो हम लोग अलॉट करते थे, आवंटित करते थे। एक साधारण सी बात बताऊं, तनख्वाह जो होती है ना, सैलरी, उसकी कैलकुलेशन गलत करके लेके आते हैं। और जब हम कहते हैं ना तो वो कैसा, मुझे क्या मालूम, बाबू जाने। ये आपके प्रधानाचार्यों की या प्रिंसिपल्स की ये स्थिति है। बाबू जाने, साइन तो आपने किया है। और मैंने कहा सर 4 सीट में आपको दिलाऊंगा, बाबू को नहीं दिलाऊंगा। है साहब, मेरे तो लिखने मात्र से कईयों को दिक्कत हो गई। और मैंने कहा सर सुधार देता हूं, मैंने कहा इसको सुधार देते हैं ढांचे को। नहीं, आपके निदेशक महोदय तो आपके सर्विसेज से ही आया ना, बहुत जल्द आपके यहाँ IAS बैठेंगे, बहुत जल्द। मैं ये कह रहा हूं आपको, ये विभाग IAS के पास चला जाएगा, क्योंकि कॉलेजों को, इंजीनियरिंग कॉलेजों में परिवर्तन करने की मुहिम चल गई। जी हाँ, डिप्लोमा नाम की चीज को खत्म करने में लगी है। और इनको, आपके यहाँ एडमिशन कितने हैं, इनपुट कितना है? तो राज्य सरकार को हमने तो ये लिख के भेजा, बंद करो और सबको घर भेज दो। जो भी कार्मिक है, जो कॉलेज में, हम भी चले जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है, घर भेजने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों को सरप्लस करके कहीं और लगाया जाए। घर कोई नहीं भेजता,
लेकिन कॉलेज पे ताला लग जाता है क्योंकि इनपुट नहीं है। ये विडंबना है। मैं आज भी आपको बताता हूं कि जब 180 करोड़ का खर्चा होता है साल का, बजट तो मैं बनाता हूं, और उसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं, और प्रति व्यक्ति यदि राज्य सरकार का खर्च बताऊं ना, तो एक व्यक्ति, वो लड़का चांद पे जाके आ सकता है उस खर्च में। ये हम चूंकि फाइनेंस से जुड़े हुए हैं तो हमारे लिए, हमें ये गुस्सा आती है ये देख के, अच्छा नहीं लगता। ये लीकेज है। पैसा किसका है? आपका और मेरा ही तो है। पैसा आम जनता का ही तो है। बीच में सुना था स्किल डेवलपमेंट में मर्ज कर देंगे। नहीं, स्किल डेवलपमेंट में मर्ज तो होगा नहीं, है ना। देखिए सर, मैं एक बात कहता हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं चल रहे या चल रहे हैं, हम उस बहस पे जब जाते हैं ना, तो किसी चीज़ को प्रतिपादित करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी प्रतिपादित है और नुकसानदायक है, आपने कभी एक ऐसे मरीज को देखा हो जिसके शरीर में कैंसर की ट्यूमर है, और जब वो व्यक्ति डॉक्टर से पूछता है कि ट्यूमर निकालूंगा तो कितना जिंदा रहूंगा, ट्यूमर नहीं रहेगी तो कितना जिंदा रहेगा, तब वही व्यवस्था निकाली जाती है कि यार इसको ज़्यादा दिनों तक जिंदा रखना है, मरना तो तय तभी भी है। समझ गए आप? तो यहाँ वो नहीं, बड़े लेवल पे ये नहीं देखा जाता कि इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से चल गए या वो कौन से, ये बच्चों वाली बात तो लगती है। जब आप अब बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे बैठते हैं ना कोई राज्य के लिए योजना बनाने के लिए, तो ये क्वेश्चन मायने नहीं रखते, अर्थहीन होते हैं। और वहाँ ये मायना रखते हैं कि इस नुकसान, कम नुकसान में या उसी पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाई जाए। अब सिंपल सा मेरा एक सामान्य सी बात है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज, यदि राज्य सरकार में अभी गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं इंजीनियरिंग, यदि एक साथ 40 इंजीनियरिंग कॉलेज विभिन्न जगहों पर बच्चों के लिए गवर्नमेंट अगर उपलब्ध हो जाए और वो रियायती दर पे शिक्षा दे रहे हो, तो क्या ये बुरा है? हैं? आप प्राइवेट कॉलेज से क्यों कंपेयर करते हैं? मैं तो कहता हूं गवर्नमेंट सीटें बढ़ेंगी ना। आज 1000 सीट है, बाद में गवर्नमेंट की 5000 सीट हो जाएगी, तो 4000 कोई गरीब तबके के लोग जो नहीं जान पाते या जिनके पास पैसा नहीं है, वो वहां तक तो पहुंच पाएंगे। राज्य सरकार उनके थ्रू अंत्योदय को, तो आपने अंत्योदय नाम सुना है ना, तब फिर अंत्योदय का मीनिंग ही यही है, अंत में खड़े उस तक जाना। बस राज्य सरकार वही करती है। वो ये नहीं देखती कि प्राइवेट में बच्चे कितने हैं, कि इंजीनियर उन्होंने बन के क्या कर लिया, वो नहीं। अगर हम ये देखने लगे तो फिर कोई आम का पेड़ लगा ही नहीं, फिर तो कोई आम का पेड़ लगाएगा ही नहीं। राज्य सरकार, मैंने आपको पहले बताया, बजट जन उपयोगी बजट, राज्य सरकार को जन उपयोगी काम करने के लिए आवश्यक धनराशि का वितरण करने के लिए IFMS सिस्टम लागू किया गया। शब्दी जन उपयोगी, राज्य सरकार अपने उपयोग के लिए थोड़ी करती है। क्या है राज्य सरकार? आप और मैं ही तो हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता राज्य सरकार, मैंने अभी कहा जन उपयोगी काम तो करने पड़ेंगे। नहीं, कहाँ प्रॉफिटेबल है? राज्य सरकार प्रॉफिटेबल, राज्य सरकार को कोई प्रॉफिट है कि नहीं इसमें? राज्य सरकार क्या प्रॉफिट कमाती है बताइए? राज्य सरकार कोई प्रॉफिट नहीं कमाती है। इस स्क्रीन में आप देखेंगे ये वेरियस है, सिस्टम एडमिन, फाइनेंस, लेटर ऑफ क्रेडिट, डाउनलोड्स, वेज एंड मीन्स। देखिए यहाँ भी वेज एंड मीन है, इस वेज एंड मीन के अंडर में पेडी अकाउंट है। फिर आप देखेंगे यहाँ प्लान, प्लान शब्द है, योजना, आयोजना जिसको कहते हैं। आपके एक कॉलेज के अंदर यदि कोई नया विभाग खोलना है तो आप उसकी आयोजना बनाएंगे, उसका लेआउट बनाएंगे, उसमें कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना लोगों को लाभ मिलेगा, उसका फ्रूट क्या है, आउटकम क्या आएगा, बेनिफिट क्या होगा। यदि एक्सपेंडिचर से बेनिफिट ज़्यादा हो तभी राज्य सरकार वो चीज़ें खोलती है। तो वो प्लान सारे इसके अंदर बनाए जाते हैं, एंट्री करी जाती है। यानी इसके थ्रू, ये देखिए एनुअल प्लान, सेंटर असिस्टेंट, स्कीम आउटले, ये सारी चीज़ें
फिर ये सैंक्शन, पोस्टों की सैंक्शन है, फ़ोन है, व्हीकल है, प्रिंटर सर्वर है और कुछ वर्क है, ये इनकी सैंक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को भी पहले ये कहा जाता था कि 8 नंबर इसमें बनाइए, प्रपत्र 8 जो वेतन से संबंधित है, जिसमें सारा वेतन जो है वो आजकल पे मैनेजर से भी बनता है ना, पे मैनेजर से पोस्ट पे की जो है वो कंसोलिडेट रिपोर्ट बन जाती है। इसके अंदर भी हमने प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष को एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दे रखा है। आप इसमें बजट जांच भी सकते हैं कि हमें बजट कितना है। पहले तो इसी में जांचते थे, हम अलॉट भी आपको इसी में करते थे। यहाँ अलवर कॉलेज नहीं हो गई अब, अभी तो आपने बोला पूल हो गया, उस पूल में आप भी उतरे हुए हैं, मैं भी उतरा हुआ हूँ, सारे उतरे हुए हैं, तो अब पूल किसका? अब तो हम लोग जो एंट्री करते हैं, वो एंट्री करने के लिए राज्य सरकार ने एक 15 डिजिट का बजट सिस्टम लागू किया हुआ है, जो बजट बुक के अंदर है। जैसे आप भी कभी बजट से पूछते हैं ना हेड कौन सा है ना, आपका और मेरा हेड नहीं, वो हेड होता है बेसिकली मेजर हेड, सब मेजर हेड, फिर माइनर हेड, फिर सब माइनर हेड, फिर ग्रुप सब हेड, फिर सब हेड और फिर ऑब्जेक्ट हेड, है ना। ये हायरार्की है, इसकी क्लासिफिकेशन है। और उसमें मेजर हेड होता है 2203, आपके विभाग का है ना। तो 2203 के अंदर भाई राज्य सरकार किसी विभाग विशेष को कैसे जानेगी? बजट मद से जानेगी। उस बजट मद में आवंटन किया जाएगा, फिर आप खर्चा करेंगे। महालेखाकार कैसे जानेगा किस विभाग का है? बजट मद को कंसोलिडेट करेगा और फिर ऐसे ही खर्चे को इनकॉर्पोरेट करके राज्य सरकार को बताया जाएगा। इसी तरह यदि एक्सपेंडिचर बजट मद से है तो रेवेन्यू भी बजट मद में होगी। तो आईएफएमएस में बजट मद ही जाने जाते हैं। पहले आप लोगों के ऑफिस आईडी से जाने जाते थे। ट्रेजरी में एक डीडीओ नंबर, डीडीओ कोड जारी होते हैं। ट्रेजरी जो है वो ऑफिस विशेष को डीडीओ कोड से जानता है, नाम से नहीं जानता। कोड क्या है भाई, कोड बता दो। तो जब ऑनलाइन सिस्टम किया गया तो विभागाध्यक्षों को यह निर्देश प्रदान किए गए कि अपने अधीनस्थ सभी विभाग कार्यालयों को इस पे पंजीकृत करें। पंजीकृत करते समय उन्होंने उनकी एंट्री डाली और एक ऑफिस का आईडी जनरेट हुई, एक नंबर जनरेट हुआ, उससे उस सिस्टम में उस ऑफिस को जाना जाता है। जैसे मैं बताऊं, ये देखिए ऑफिस मास्टर। जब भी आप ऑफिस क्रिएट करेंगे एक आहरण वितरण अधिकारी, तो ये ऐसे ऑफिस क्रिएट होता है। सबसे पहले बीएफसी यूनिट, बजट फाइनेंशियल कमेटी की यूनिट, हमारी यूनिट है 15, टेक्निकल एजुकेशन, और डिपार्टमेंट का कोड है 102। हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में 15 नंबर से जाने जाते हैं और आईएफएमएस के अंतर्गत 102 नंबर के डिपार्टमेंट से जाने जाते हैं। 102 तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, और ये जो 15 नंबर है ये है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जोधपुर। बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर है। और इसके बाद में एडी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है ना, वो इस डिपार्टमेंट को 15 नंबर से जानेगा और एडी के नंबर है 62। वित्त विभाग एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर को अपना डिपार्टमेंट है, सचिव, शासन सचिव महोदय जो बैठते हैं, उनको वो 62 नंबर से जानते हैं। तो ठीक इसी प्रकार अब आप यहां देखेंगे, जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूं तो ये सारा कुछ आ गया। डिपार्टमेंट 102 है, बजट कंट्रोलिंग ऑफिसर हम 77 है, 62 से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है और बीएफसी का नंबर है 15। अब इसके अंदर में देखिए ऐड न्यू ऑफिस, तो मैं यहां डायरेक्ट नाम डाल सकता हूं और यदि अपडेट करना है तो इन्हीं में से किसी एक के डाटा को अपडेट करूंगा। ये देखिए, ये भरतपुर के डाटा आ गए। तो जब नया ऑफिस क्रिएट करूंगा तो ये जो 15-19-589 है, ये सिस्टम ने जनरेट किया था, हमने नहीं दिया। अब जो अभी हमने नई कॉलेजें खोली हैं 4, ये देखिए नीचे उज्जैन, नावा,
है ना। तो इनके मंडोर और पिलानी, तो इनके ये नंबर सो मोटो जनरेट हुए 26, 27, 28 और 29 सिस्टम जनरेटेड नंबर है। अब ये कॉलेज हैं पूरे बजट सिस्टम के अंडर में इसी नंबर से जानी जाएंगी। ये खर्च भी करेंगी तो भी ट्रेजरी में भी जो डीडीओ कोड होता है ना, उसको इस ऑफिस आईडी से ही जाना जाता है। तो ये एक ऑफिस है, पूरे सिस्टम में इसी नंबर से चलेगा। तो अब हमने जैसे यहाँ ऑफिस क्रिएट किया, ऑफिस क्रिएट करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ डिस्ट्रिक्ट भरतपुर लिखा हुआ है ना। ये हमें अधिकार दिया जाता है कि हम किस डिस्ट्रिक्ट से जोड़े। जैसे ही मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूंगा तो ई ग्रास के अंदर वो ऑफिस उस डिस्ट्रिक्ट की ट्रेजरी से सो मोटो कनेक्ट हो जाएगा ई ग्रास पे इंटरनली। ये इंटरनल व्यवस्था है। और आप जैसे ही भरतपुर का मैंने नया क्रिएट किया तो भरतपुर का हेड ऑफिस भरतपुर ट्रेजरी में जाएगा, यहाँ से हम जो लेटर देंगे वो देगा, और जैसे ही मैं यहाँ सेव कर देता हूँ